हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। आज हम पढ़ेंगे BPI 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 12 और जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 क्या इफेक्ट थे, क्या डिफेक्ट थे उसके, ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि चेंजेस क्या हुए थे रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से इंडिया के अंदर। तो पहले एक पोस्ट होती थी गवर्नर की। तीन मुख्य प्रेसिडेंसीज जो ब्रिटिशर्स ने बना रखी थी, बंगाल में बनाई थी, मद्रास में बनाई थी और बॉम्बे ने बनाई थी। तो वहां पर एक गवर्नर हुआ करता था। अब इन लोगों ने क्या किया कर दिया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कि जो गवर्नर की पोस्ट थी उसको कर दिया गवर्नर जनरल की पोस्ट में कन्वर्ट। और ये बोल दिया कि जो बंगाल है वो सबसे सुप्रीम है, बाकी की जितनी भी प्रोविंसेस होंगी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आएंगी। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए, काम में उसको असिस्ट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए काउंसिल बनाया जाएगा जिसके अंदर 4 मेंबर्स होंगे। ठीक है, और डिसीजंस लेने का जो तरीका होगा वो मेजोरिटी के वोट पे होगा, मतलब जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी है वो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाया करेगा। ब्रिटिश की जितनी भी टेरिटरीज हैं इंडिया में जिन जिन जगहों पे, जिन जिन जमीन के टुकड़ों पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया की कब्जा करा है, उसका जो भी कंट्रोल करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, जो भी काम करना होगा वो बंगाल से होगा। मतलब हम कह सकते हैं बंगाल हेडक्वार्टर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की वजह से बंगाल को काफी ज्यादा पावर मिल गई है यहाँ पर। और रेगुलेटिंग एक्ट ये जो 1773 आया था, इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित किया गया था कैलकाटा में, जिसमें चीफ जस्टिस भी था और 3 नॉर्मल जो जज होते हैं वो भी थे। अब हम देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखो, कंपनी में जो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, कंपनी जैसे भी ऑर्गेनाइज कर रही थी या मैनेजमेंट कर रही थी, वो अच्छा नहीं था, करप्शन भी बहुत हो रहा था और मैनेज नहीं कर पा रही थी। पार्लियामेंट के कुछ चेंजेस लाने के बाद तो कंपनी में एक इफेक्टिव इफेक्ट देखा गया, अच्छा इफेक्ट देखा गया, एफिशिएंसी बढ़ गई। लेकिन याद रखो, ये कंपनी के लिए बढ़ा है, अच्छा हुआ है, या ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा हुआ है, इंडियंस का कुछ भी अच्छा यहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, एंड जो एक्ट बनाए थे, हमने जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था तो मैंने आपको कई बार ये बताया था कि मुगल्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो सेंट्रलाइज्ड होता था और पर्सनलाइज्ड होता था। अगर आप ये टर्म्स लिखोगे ना, जो भी चेक करेगा आपकी कॉपी, उसका दिमाग काफी मतलब अच्छा हो जाएगा कि यार इसको तो आता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी टर्म्स हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड। उसके बाद आप बढ़ा चढ़ा के जो भी बात होती है उसको लिख लेना, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको पकड़ने चाहिए, जो आपको रट लेने चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पर भी सेंट्रलाइज्ड आ गया, यहाँ से ब्रिटिशर्स ने सेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर केंद्र में होगी एक जगह। अब इन्होंने पावर बना लिया बंगाल को। पहले गवर्नर होता था, इन्होंने पोस्ट बना दी गवर्नर जनरल, और अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखेगा, मतलब हेड करेगा बाकी सारी प्रोविंसेस को भी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस इनकी बंगाल बन गई। There was a felt need for uniform policy for the whole British India, thus avoiding much wasteful expenditure. अब क्या हो रहा था, पहले अलग अलग प्रोविंस थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, है ना, ये 3 अलग अलग थे। तो हर कोई अपने हिसाब से कर रहा था पॉलिसीज को, उसमें काफी खर्चा भी होता था, सबकी पॉलिसी अलग है, कभी कभी प्लान्स फेल भी हो जाते थे। अब जब से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बीच में टांग अड़ाई तो एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, मतलब एक पॉलिसी आ गई सबके लिए, और इसलिए इन्होंने सेंट्रलाइजेशन भी कर लिया, हेड बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से, स्टैब्लिशमेंट से जो बेटर जस्टिस मिलने लग गया था ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को, ब्रिटिश पीपल को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलेटिंग एक्ट आने की वजह से एक सिस्टम आया था चेक्स एंड बैलेंसेस का। इसे भी रट लो इस टर्म को, चेक्स एंड बैलेंसेस। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं इतना काम कर रहे थे, है ना, इतना व्यापार कर रहे थे कि इतने अमीर हो गए थे कि कुछ तो कंपनी के ऑफिसर्स इतने अमीर हो गए थे, वर्ल्ड में ही अमीर हो गए थे, लेकिन फिर भी कंपनी कर्जे में जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों?
क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा करप्शन किया था, मैनेजमेंट इनका बिल्कुल बकवास था कि कंपनी अमीर बनने के बजाय ऑफिसर्स अमीर बनते जा रहे थे। तो इसलिए एक सिस्टम बनाया था, चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब अब तुम्हें बताना होगा कि तुम कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हो, हिसाब देना होगा अब तुम्हें। इट मेड गवर्नर्स सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल्स। अब जो बॉम्बे और मद्रास के जो बाकी गवर्नर्स हैं वो किसको सबॉर्डिनेट होंगे, मतलब किसके नीचे आएंगे, गवर्नर जनरल के। कौन सा गवर्नर जनरल है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। और गवर्नर जनरल सबॉर्डिनेट किसे करेगा, काउंसिल को, टू हिज काउंसिल। एंड द सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिव इन इट्स कंट्रोल ओवर गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, और कोई भी और बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हेल्प करेगा टाइम टू टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने से फाउंडेशन रख दी गई किसकी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, और एक सिस्टम आ गया नया, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। क्यों, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश सरकार बीच में नहीं घुसी थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, अब बीच में कूद पड़ी ब्रिटिश सरकार। इससे पहले बस कंपनी के लोग थे जो नॉर्मल मर्चेंट्स थे, लेकिन अब जो क्राउन है, क्राउन मतलब जो क्वीन है, पार्लियामेंट है, वो भी कूद पड़ा है अब। इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द कंपनीज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ ट्रेडिंग बॉडी टू कॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू काइंड। और इससे क्या बिगनिंग होती है, इससे कंपनी का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक चेंज आता है कंपनी का। पहले कंपनी जो व्यापार कर रही थी, व्यापार करने आई थी एक कंपनी, अब वो क्या कर रही है, एक कॉरपोरेशन बनती जा रही है अलग। पहले सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसे और कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब वो कुछ अलग ही बनती जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन करने लगी है, टेरिटरीज पे कब्जा करने लग गई है ना, अपने रूल्स और पॉलिसी लगाने लग गई है, अपने कॉइन्स चलाने लग गई है। तो इस तरह के चेंजेस यहाँ से और ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ डिफेक्ट भी थे रेगुलेटिंग एक्ट के, क्या क्या थे देखिए। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था कि कंपनी के ऊपर एक सिस्टम लाया जाए चेक्स एंड बैलेंसेस का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उस टाइप का कुछ था। अब इतने करप्ट लोग थे और एक बार में उनका सुधरना तो ठीक नहीं था, क्योंकि अभी भी काफ़ी हद तक जो कमान थी कंपनी की, वो कंपनी के ही हाथ में थी, है ना। पार्लियामेंट आ गया था बीच में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आया था, इसलिए वो लोग अभी सुधर नहीं रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफ़ी सारे डिफेक्ट थे, है ना, जो होना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा था। जो सोच के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया था कि चीज़ें आसान होंगी, वो चीज़ें आसान होने की बजाय और टिपिकल हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि एक तो था काउंसिल, था इनका गवर्नर्स का एक काउंसिल था, और दूसरे थे ये जज, ठीक है, कोर्ट में। तो कई बार इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, और ऐसा कहीं पर भी बताया नहीं गया था रेगुलेटिंग एक्ट में कि अगर इनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जो फाइनल डिसीजन है वो किसका माना जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जो भी रेगुलेशंस गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाता था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में मतलब लागू करने से पहले एज अ कानून या लॉ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था सुप्रीम कोर्ट में। अगर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट मना कर दे कि मैं नहीं कर रहा, या हम नहीं कर रहे, या बाद में करेंगे, तो जो एक स्मूथ वर्किंग हो रही होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सब खराब हो जाती थी, और इस पे वो लोग कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते थे। इस एक्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया था कि हम पर्टिकुलर जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कौन सा हमें लॉ लगाना है, कौन सा कानून लगाना है। ये लोग अगर कानून लगाते भी थे तो इंग्लिश लॉ लगाते थे, जो इंडियंस के लिए काफ़ी दिक्कत के रहते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि वो अपने अपने लॉज के हिसाब से काम करते आ रहे थे। अब ये लोग उनके ऑफेंसेस के लिए इंग्लिश लॉ लगाने लग गए। बाकी सुप्रीम कोर्ट के अलावा के जो कोर्ट थे, जैसे प्रोविंशियल कोर्ट्स या फिर जो भी और छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, उनको बिल्कुल रिकग्निशन देना बंद कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद, जिससे और प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो इन सब जो डिफेक्ट्स को अमेंड किया गया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो चीज़ें बिगड़ी हैं उन्हें सुधारने की कोशिश की थी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में।